बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह। आज का सेशन है सेशन नंबर 6 आईटीजी एकेडमी इस्लामिक तिजारत ग्रुप के तहत चलने वाला आईटीजी एकेडमी के तहत ये सेशन हो रहा है, प्रेजेंटेड बाय अजहर अनवर कासमी अलीग। आज का जो सेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि अब तक आपने जो बेसिक नॉलेज ली है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और स्टॉक मार्केट के जो बेसिक स्टार्टिंग में चीज़ें बताई गई वो, उसके बाद फिर टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन से रिलेटेड, यानी सारी कैंडलस्टिक वगैरह जो बताई गई वो आपने अच्छे से सुना, जाना, समझा। जिन्होंने प्रैक्टिस किया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं मशक किया तो गोया कि वो अभी तक टाइम सिर्फ बेकार किया, क्योंकि मशक के बगैर यहाँ कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप चाहें कि खाली लेक्चर सुनते रहें, सेशंस अटेंड करते रहें, तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। खैर, आज का जो सेशन है ये सबका निचोड़ है, सबका निचोड़, सबकी जान, सबकी जड़। जितने सेशंस अब तक आपने सुने हैं उन सब की जड़ है आज का सेशन। ठीक है, तो आज के सेशन में सबसे पहली चीज जो बताई जाएगी, जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वह है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इस चीज को आज हम जानेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्स में। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मार्केट के अंदर क्या रोल है, इस चीज को आज हम इंशाल्लाह जानेंगे। तो सपोर्ट के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां डिमांड ज्यादा होती है। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है, प्राइस लेवल यानी सपोर्ट जो है कीमतों की जो एक सतह होती है, कीमतों का जो एक सपोर्ट होता है, प्राइस कह लीजिए या कीमत कह दीजिए। शेयर की जो कीमत होती है, शेयर का जो प्राइस होता है, वो मार्केट के अंदर जो होता है ना, स्विंग करते हुए चलता है। स्विंग का मतलब होता है झूला झूलना, तो ऐसे ऐसे करके झूलते हुए चलता है। तो ये जो प्राइस एक बार यहां से चला, नीचे आया, यहां पहुंचा, फिर ऊपर गया, यहां तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, या ऐसे ही ऐसे करके यूं यूं झूलते हुए ऊपर को जा रहा है। तो नीचे से प्राइस चला, फिर यहां तक गया, फिर वहां से डाउन आया, इधर आया, फिर ऊपर गया। ये इस तरीके से जो प्राइस बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये जो सपोर्ट हमें बताता है कि प्राइस, सपोर्ट जो है प्राइस का एक ऐसा लेवल है जहां पर आकर प्राइस रुक रहा है। तो जहां पर आके प्राइस रुके उस एरिया को सपोर्ट कहते हैं। चाहे आप उसको सपोर्ट कह लें या उसको, उसी का नाम एक है डिमांड जोन। जी, तो मैं सपोर्ट के ऊपर चल रहा था, सपोर्ट पर, कि सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है, कीमत की एक वो सतह होती है जहां पर डिमांड ज्यादा हो जाता है। ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, यानी बायर्स वहां पर बहुत आ जाते हैं। तो जब आप मार्केट में रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो आप सुनेंगे डिमांड जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। बहुत ज्यादा लोग इसको अहमियत देते हैं और ये इसकी अहमियत होती भी है। ठीक है, तो हम किसी भी स्टॉक के सपोर्ट लेवल को समझ जाएं या डिमांड जोन को समझ लें, तो ये समझ लीजिए कि पूरी मार्केट अपनी मुट्ठी में आ गई। तो अगर स्टॉक मार्केट को अपनी मुट्ठी में करना है, स्टॉक मार्केट की रियलिटी को, उसकी हकीकत को समझना है, तो सपोर्ट जोन को जानना, सपोर्ट को जानना, या यूं कह लिए डिमांड को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने सपोर्ट की तारीफ गोया कि ये पढ़ ली कि सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां पर डिमांड ज्यादा होती है, या यूं कहिए कि जहां पर बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो उतावले होते हैं बिल्कुल खरीदारी करने पर, किसी भी कीमत पर वो स्टॉक लेने को तैयार रहते हैं। उसके बाद जब स्टॉक गिर रहा होता है, जब स्टॉक गिर रहा होता है, ऊपर से नीचे डाउन आता है स्टॉक, और एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है,
या वापस ऊपर जाने लगता है तो उस पॉइंट को सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, यहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है। ये आप राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि देखिए यहां पर प्राइस ऐसे चला, ऊपर गया और ऊपर जाके फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो ये ऊपर नीचे जो हो रहा है, तो आप देखिए ये जो इस तरीके से जो लाइन लगी हुई है ना, नीचे से ऊपर की तरफ को जो लाइन जा रही है, ये लाइन हमें बता रही है कि कीमत बार बार यहां आके रुक रही है। प्राइस जो है यहां आके रुक रहा है बार बार। तो जहां आके प्राइस रुका वो उसका सपोर्ट जोन होगा। तो अब मार्केट के बारे में आपने शुरू में पढ़ा था कि मार्केट की 3 किस्में हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ठीक है, मार्केट की चाल जो है 3 तरह से होती है। तो जब अप ट्रेंड चल रहा होगा तो फिर ऐसे ऐसे करके यूं जो है कीमत जो है प्राइस एक सतह बनाता हुआ चलेगा। फिर जब हम एक लाइन को तमाम लो जितने हैं इन सारे लो को जब ऐसे जोड़ेंगे तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा। गोया कि सपोर्ट जो प्राइस जो आके एक लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, ये तो यही सपोर्ट एरिया, यही डिमांड जोन होता है। ऐसे ही जब साइडवेज में मार्केट है तो साइडवेज में भी जब मार्केट यूं ऐसे ऐसे चलती है ना, तो वो एक लाइन पे यूं मुतवाजी लाइन पे चलेगी। यानी एक बार इस लाइन से प्राइस उठा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसी लाइन को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके इसी लाइन को टच किया। तो इस लाइन पर आकर, जिस लेवल पर आकर बार बार प्राइस रुक रहा है, ये उसका सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ याद रखने के काबिल कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम समझते हैं। सपोर्ट कह लीजिए या डिमांड जोन कह लीजिए, सपोर्ट भी डिमांड जोन भी। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, इस एरिया में आकर बायर्स का कंट्रोल हो रहा है और प्राइस जो है अब यहीं से बाउंस करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी और मजीद आएगा तफसील से, यहां पर मुख्तसर में जान लें कि रेजिस्टेंस एक सप्लाई जोन होता है जहां पर सेलर्स कंट्रोल करते हैं और प्राइस जनरली यहीं से रिजेक्ट होता है। जब प्राइस डाउन होते 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 नीचे आएगा, एक सतह पर आकर वहां से प्राइस जो है बाउंस होगा, बाउंस बैक होकर ऊपर कुछ आएगा। ठीक है, ऊपर जब जाएगा प्राइस जाते जाते, फिर ऊपर एक लाइन होगी, जिस लाइन पर, जिस सतह पर जाकर सेलर्स का कंट्रोल हो जाएगा, बायर्स खत्म हो जाएंगे और फिर प्राइस वहां से डाउन आएगा। तो जो प्राइस डाउन आता है इसी को बोलते हैं रिजेक्ट होना या रिजेक्शन। इस तरह के अल्फाज आपको बहुत सारे मार्केट में सुनने को मिलेंगे। अब उसके बाद जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं तो होता यह है कि आमतौर पर मार्केट एक दायरे में चलती है, एक रेंज बनाकर चलती है। जैसे हमने एक लाइन ये ड्रॉ किया, एक लाइन ये नीचे, तो ये नीचे से ऊपर तक एक रेंज बन गया। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वाले एरिया को इसको मानिए 100 रुपये। ठीक है, ये ऊपर वाला जो एरिया है ये मान लीजिए 120 रुपये। तो 100 रुपये से लेकर 120 रुपये को एक रेंज बनाकर मार्केट इसके अंदर चल रही है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो एक रेंज बना के जब मार्केट चलती है तो अब ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर कयामत तक प्राइस इसी में चलेगा। प्राइस कभी इस लाइन को तोड़ के ऊपर को जाएगा, कभी जो है जब मार्केट में ज्यादा जो है वो क्या नाम है, निगेटिविटी फैलती है या कुछ और अनहोती होनी होती है तो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होता है। तो जब डाउन होता है तो इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगा। तो मार्केट कभी नीचे गई, कभी ऊपर गई। तो ये जो तोड़ना होता है इसे बोलते हैं ब्रेक करना। तो ये ब्रेक आउट होता है, या नीचे को की लाइन को अगर तोड़ के गई तो जनरली उसे ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो ये ब्रेक आउट ब्रेक डाउन का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। ब्रेक डाउन ब्रेक आउट कॉन्सेप्ट मतलब इसका तस्वुर क्या है? अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे क्लोज हो जाए तो उसे बियरिश ब्रेक डाउन बोलेंगे, या सिर्फ ब्रेक डाउन कह लीजिए काफी है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाए, जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको तोड़ के ऊपर को चली जाए, तो फिर उसे बुलिश ब्रेकआउट बोलेंगे। सिर्फ ब्रेकआउट याद कर लीजिए काफी है। ऊपर की लाइन को, सपोर्ट वाली लाइन, जो ऐसे सपोर्ट वाली लाइन थी उसको प्राइस तोड़ के ऐसे ऊपर निकल जाए तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है ब्रेकआउट कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक नीचे की लाइन थी, प्राइस उस नीचे को तोड़कर ऐसे चले जाए तो ये जो तोड़ने वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये ब्रेक डाउन कहलाएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में और डिटेल में आएगा इंशाल्लाह। रोल रिवर्सल, जब सपोर्ट टूट जाता है तो न्यू रेजिस्टेंस बन जाता है। जो एक सपोर्ट एरिया था, ऐसे एक लाइन थी, एक ऐसे लाइन, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस, नीचे वाली सपोर्ट।
अब प्राइस ने अगर इस लाइन को तोड़ा और तोड़ के प्राइस नीचे आ गई, तो अब ये प्राइस जो है इसी लाइन को अपना रेजिस्टेंस बनाएगी। यानी अब मार्केट ऐसे जब चलेगी तो सपोर्ट अपना नीचे बना लेगी और ऊपर वाली लाइन जो पहले सपोर्ट हुआ करती थी वो अब रेजिस्टेंस बन जाएगी। इसी तरीके से जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो न्यू सपोर्ट बन जाता है। ये जो रेजिस्टेंस था, मार्केट यहां से ऐसे ऐसे चली, इसको तोड़ के गई, फिर यहां से आके इस लाइन को अब सपोर्ट बनाएगी और ऊपर नया रेजिस्टेंस बना के अब मार्केट वहां चलेगी। इसे समझ में आ गई बात? उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बेस्ट कंफर्मेशन टूल। अब यहां पर एक चीज ये देखना है कि जो ब्रेकआउट होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो तोड़कर प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो इसमें कुछ टूल्स होते हैं इंपॉर्टेंस कंफर्मेशंस, उनको समझना है। पहले नंबर पे क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना है कि कैंडल स्टिक पैटर्न कोई बुलिश कैंडल बन रहा हो, बुलिश पैटर्न बन रहा हो। वो बुलिश क्या होता है वो आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, उम्मीद है आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। उसके साथ साथ में उस पैटर्न के साथ एक दूसरी चीज देखना होता है जिसे वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम देखा जाएगा कि वॉल्यूम हाई हो, अगर हाई वॉल्यूम है तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहलाएगा। तीसरी चीज जो उसमें देखना है वो रीटेस्ट देखना है, यानी जो इस तरीके से एक रेजिस्टेंस था तो इसको जब प्राइस तोड़ के ऊपर गया है तो ऊपर जाने के बाद जनरली प्राइस नीचे आता है और नीचे आकर इसी लाइन को अपना क्या सपोर्ट बनाता है। तो जब सपोर्ट बना के प्राइस दोबारा यहां से चलने लगे तो इसको फिर कहते हैं रीटेस्ट। तो अगर ब्रेकआउट के साथ रीटेस्ट भी मिल जाए तो फिर वो और ज्यादा पक्का कंफर्मेशन और पक्की बात होती है कि यहां से तो अब 100% एंट्री बनती है। सपोर्ट के बाद अगला आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां पर सप्लाई ज्यादा होती है। वहां पर क्या होता है, सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और सप्लाई बढ़ जाती है। तो इस सप्लाई जोन को, इस सप्लाई एरिया को रेजिस्टेंस कहते हैं। जब स्टॉक ऊपर जाता है और एक सर्टेन लेवल पर रुक कर नीचे आने लगता है तो उस लेवल को रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसे प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद अब ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके भागा चला जाएगा, बल्कि यहां से कुछ रिजेक्शन होगा, कुछ करेक्शन होगा और ऐसे प्राइस ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद एक सतह पर पहुंच के वहां से रुक के नीचे आएगा। तो ये वाली जो एरिया बार बार बन रहा है ना, ये कहलाएगा रेजिस्टेंस। यानी अब जब आप देखोगे तो प्राइस यहीं तक जाएगा, ऊपर जाएगा तो वहीं तक जाएगा और उस लाइन को टच करके नीचे आ जाएगा। और इसी तरीके से नीचे जहां टच कर रहा है उसको मिलाएंगे तो ये उसका सपोर्ट लाइन, सपोर्ट एरिया कहलाएगा। सपोर्ट आपने समझ लिया, रेजिस्टेंस को यहां पर समझते हैं। यहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और बाइंग कम हो जाती है। रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचने के बाद जो बायर्स होते हैं, बायर्स कम हो जाते हैं, उन्हें खतरा हो जाता है कि मार्केट अब जो है यहां से डाउन आएगी। आप देख रहे होंगे इस मिसाल के अंदर कि यहां पर इस एरिया में अगर आप देखें तो ये हैमर बना, हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहां पर हैंगिंग मैन बना और मार्केट ऐसे करके वापस नीचे आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो एक प्राइस एक बार ऊपर जाता है और जैसे रेजिस्टेंस पे पहुंचता है वहां से वापस आने लगता है। समझ में आ गई बात? प्रैक्टिकल ट्रेडिंग टिप लीजिए, अब इसको भी देख लेते हैं क्या है। बाय नियर सपोर्ट विद स्टॉप लॉस जस्ट बिलो इट। क्या मतलब है, जब भी मार्केट में एंट्री बनाएंगे, जब भी हम मार्केट में एंट्री बनाना चाह रहे हैं, खरीदारी करना चाह रहे हैं, स्टॉक लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि सपोर्ट को देखें। अगर सपोर्ट पर है तो सपोर्ट पर आकर एंट्री लेंगे, सपोर्ट अगर नहीं है तो फिर वहां पर एंट्री नहीं लेना। तो क्या बाय कहां करना है? बाय नियर सपोर्ट। सपोर्ट पर हमेशा बाय करेंगे, जिसको एक मार्केट के अंदर एक रूल है जिसके लिए को बोला जाता है बाय ऑन डिप। तो हमेशा डिप पर। डिप का मतलब यह है कि प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा रिजेक्शन होता है, करेक्शन होता है या रिट्रेसमेंट होता है, तो प्राइस वहां से जब नीचे आएगा, नीचे आकर जब दोबारा पलटने लगे तो वो उसका डिप एरिया या सपोर्ट एरिया कहलाता है। तो डिप पर हमेशा जो है परचेजिंग करना है। तो बाय नियर सपोर्ट, सपोर्ट पर जो है खरीदारी करना है। और साथ में एक कायदे कुल्लिया है जिसे मौलवियों की इस्तिलाह में, उलमाए किराम की इस्तिलाह में जिसे कहा जाता है जुज़ए ला यतजज़्ज़ा। हर खरीदारी का एक जुज है जो जुज़ए ला यतजज़्ज़ा है। अगर आपने स्टॉप लॉस को बाय से जुज़ए यतजज़्ज़ा बना दिया तो यह समझ लीजिए कि आपका सारा कैपिटल जो है
उसका सब जो है तजज्जा या तजज्जी हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एंट्री बनाएंगे मार्केट के अंदर, जब भी परचेजिंग करेंगे, खरीदारी करेंगे, तो स्टॉप लॉस इज कंपलसरी। स्टॉप लॉस को बिल्कुल मजबूती से पकड़ के रखना है, पहले ही तय कर लेना है कि स्टॉप लॉस हमारा इतना रहेगा। ठीक है, तो एक टिप आपने ट्रेडिंग का पकड़ लिया, बाय नियर सपोर्ट। दूसरा टिप, सेल नियर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर जब मार्केट पहुंच जाए तो उसके पास सेल कर देना। एक बात याद रखिएगा, हमेशा आमतौर पर इसमें जो हम ट्रेडर्स गलती करते हैं कि एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ऐसे करके ये लाइन एक ड्रॉ किया कि ये रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए इस रेजिस्टेंस पर प्राइस आ रहा है 180 रुपए, तो होता यह है कि अगर मार्केट कभी उससे एक आध 2 रुपए 2-4 रुपए पहले वापस आ जाए तो लोग क्या समझते हैं कि अच्छा आज नहीं पहुंचा है तो कल को 180 जाएगा। हालांकि अगर रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया, भले उसको ना टच किया हो, तब भी वहां से जल्द अपना जो है अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले दिन वो वहीं से रिवर्स हो जाए, दोबारा वहां तक ना आए। तो रेजिस्टेंस के पास तक अगर पहुंच गया है तो फिर वहां पर सेल करके निकल जाएं। ठीक, ऑलवेज वेट फॉर कंफर्मेशन कैंडल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कंफर्मेशन का हमेशा वेट करना है, चाहे सपोर्ट पर एंट्री लें, चाहे रेजिस्टेंस पर निकल रहे हो। सेल करना है तब भी, एंट्री लेना है तब भी, कंफर्मेशन का वेट जरूर करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हमें लगता है कि ये सपोर्ट है, और सपोर्ट पर लाइन ड्रॉ करके हम वहां पर देखते हैं कोई कैंडल भी बन गई, और बुलिश कैंडल बनने के बाद फौरन एंट्री बना ली, पता चला वो सपोर्ट एरिया नहीं था, हमारी आंखों की कमी रही, या हम देख नहीं सही से पाए, या हमारी प्रैक्टिस अच्छी से नहीं थी, तो नजरों का धोखा हुआ, जिसे हम सपोर्ट समझ रहे थे वो कुछ और था। तो इस वजह से जब भी बुलिश कैंडल बने तो उसके बाद कंफर्मेशन का वेट जरूर करें। और कंफर्मेशन क्या है, यह आपको हर कैंडल के स्टिक पैटर्न के बयान में हर जगह पर आपको बताया गया कि जिस कैंडल पर जो भी बुलिश इंडिकेटर कैंडल है उसके हाई पर एंट्री लेंगे। हाई का मतलब क्या है कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनकर उसको तोड़ के उससे ऊपर जाए। तो ये जो लाइन थी, मिसाल के तौर पर यहां पर हैमर कैंडल बनी, ठीक है, और हैमर कैंडल को इंडिकेटर, बुलिश इंडिकेटर कैंडल मानकर इस पर एंट्री ली, तो इसके हाई पे जो लाइन ड्रॉ की है, यहां पर इस वाली लाइन को क्रॉस करके जब बुलिश कैंडल जाने लगे तो इसका मतलब यह है कि कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट में बुलिश रिवर्सल होने वाला है। लिहाजा अब कंफर्मेशन के बाद हम वहां पर एंट्री लेंगे। बेस्ट कंफर्मेशन टूल्स क्या है, ये पहले भी आ चुका है सपोर्ट के बयान में भी, और यहां पर भी आ रहा है रेजिस्टेंस में भी। कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो है, इसमें हैमर, शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग एक्सेट्रा, बला बला सब वगैरह वगैरह जो है, ये सारी कैंडल्स आप पढ़ चुके हैं। तो बुलिश रिवर्सल के लिए बुलिश कैंडल को देखना है और बेरिश रिवर्सल के लिए बेरिश। इसी तरीके से रेजिस्टेंस पे जब मार्केट डाउन आ रही है तो वॉल्यूम हाई होना चाहिए। वॉल्यूम हाई होगा तो पता चलेगा कि यहां से ये उसके लिए है, क्या नाम है, ब्रेक आउट के लिए या ब्रेक डाउन के लिए। ब्रेक डाउन हुआ है तो वहां पर भी देखेंगे वॉल्यूम अगर हाई नहीं है तो हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन जो है ये फॉल्स ब्रेक डाउन है। उसके बाद रीटेस्ट ये भी आ चुका है, ये आई थिंक यहां पर जो है डबल हो गया, ये उधर ही रहना चाहिए सपोर्ट के पास, ये गलती से यहां कॉपी पेस्ट हो गया। अब उसके बाद अगली बात आ रही है, कैसे आइडेंटिफाई करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को। सपोर्ट को हम कैसे पहचाने, रेजिस्टेंस को कैसे पहचाने, इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रूल है आइडेंटिफाई थ्रू स्विंग पॉइंट। स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई एंड लोस। आपने जब मार्केट अप ट्रेंड में देखा तो अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है, तो इसमें जब सारे हाईज को मिलाएंगे, सॉरी ये लाइन टेढ़ी हो गई, सारे हाईज को जब ऐसे करके मिलाएंगे तो ये जो है रेजिस्टेंस कहलाएगा। सारे लोस को जब यूं करके ऐसे मिलाते जाएंगे तो ये सपोर्ट लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो ये सपोर्ट और लाइन जो है, इसमें क्या होता है, स्विंग पॉइंट्स के थ्रू इनको पहचाना जाता है। वो स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं, वो स्विंग पॉइंट्स होते हैं हाई एंड लो। हाईज को मिलाएंगे तो रेजिस्टेंस का पता चलेगा, लोस को सारे मिलाएंगे तो सपोर्ट का। चार्ट पर देखें, जहां प्राइस बार बार रुकता हो या बाउंस करता हो या रिवर्स होता हो, वही एरिया या सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा।
बार बार एक बार प्राइस आ रहा है, यहां पर रुका, ऊपर गया, फिर वह नीचे आया, फिर रुका, फिर ऊपर गया, तो ये जहां आके बार बार रुक रहा है ये इसका सपोर्ट एरिया, ऊपर जाके जहां से बाउंस हो रहा है ये इसका रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझना है सपोर्ट एरिया को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर समझ नहीं है तो आगे जो आगे चल के आपको जो आपको इंडिकेटर्स वगैरह सिखाया जाएगा, जो चीजें बताई जाएंगी, आप उसमें कभी भी महारत हासिल नहीं कर सकते। प्राइस एक्शन का हासिल होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही दूसरी चीजें काम देती है। तो पहले नंबर पर आपने स्विंग पॉइंट्स के जरिए से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचाना। दूसरी किस्म है आइडेंटिफाई यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा को देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगाना। हिस्टोरिकल डेटा का क्या मतलब होता है? इस डेटा को समझने से पहले एक उसूल समझिए। इंग्लिश का एक उसूल है, अंग्रेजी जबान का, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि तारीख जो है खुद को दोहराती है। तारीख अपने आप को बार बार दोहराती है। ये स्टॉक मार्केट के अंदर हो सकता है और कहीं ना होता हो, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर तारीख खुद को दोहराती है। तो हम हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानेंगे। कैसे? जो लेवल पास्ट में इंपॉर्टेंट थे, जितने भी लेवल्स हैं, जब हम माजी में चार्ट का माजी देखेंगे, चार्ट को ओपन करके उसका पास्ट देखेंगे, तो पास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहां पर प्राइस जाके रुक के जो है रिजेक्ट हुआ हो, या प्राइस जहां पर डाउन आने के बाद वहां से बाउंस हुआ हो, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ये सब के सब मुस्तकबिल में भी जब प्राइस वहां पहुंचेगा तो रिएक्ट करेगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला इलाका माजी समझिए, तो यहां पर अगर जो है आके प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, ये वाला एरिया जो है इस एरिया में सपोर्ट लिया, अब यहां से मार्केट निकलते निकलते जब मुस्तकबिल में आ गया, अब ये वाला इलाका समझ लीजिए मुस्तकबिल है, तो यहां पर जब प्राइस पहुंचेगा तो फिर से इसको रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर से इसको सपोर्ट बनाएगा। यहां अगर प्राइस करने के बाद मुस्तकबिल में अगर प्राइस ऊपर गया और किसी कारण से मार्केट अगर गिरा, फिर से गिरा, तो गिरते गिरते आके इसको सपोर्ट बनाएगा। समझ में आ गई बात? तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। माजी में, पास्ट में जो लेवल्स इंपॉर्टेंट थे, मुस्तकबिल में जाने के बाद, फ्यूचर में जाने के बाद प्राइस उन इंपॉर्टेंट मकामात पर फिर से रिएक्ट करेगा। अगर प्राइस ने पहले किसी लेवल से शार्प मूव लिया था तो फ्यूचर में वहां फिर रिएक्शन आएगा। तो दो चीजें हो गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानने की। तीसरी चीज है आइडेंटिफाई यूजिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपने अच्छे से पढ़ ही लिया है कि जब भी सपोर्ट पर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, कोई बुलिश पैटर्न बनता है सपोर्ट पर, तो मार्केट वहां से अप जाएगा। जब भी रेजिस्टेंस पे पहुंचकर बेरिश कोई कैंडल बनता है तो मार्केट वहां से रिजेक्ट होगा। ठीक है, कुछ कैंडल स्टिक सिग्नल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कंफर्म करते हैं। अब यहां पर मिसाल के तौर पर कुछ हम समझते हैं कि एक पैटर्न है, मसलन हैमर बना, ठीक है, या बुलिश एंगल्फिंग बना, तो इसका इंडिकेशन क्या होगा कि रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट, सपोर्ट से रिवर्सल देंगे, बुलिश रिवर्सल देंगे। मसलन शूटिंग स्टार ये पैटर्न बना, बियरिश एंगल्फिंग बना, क्या मतलब? रिवर्सल फ्रॉम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर अगर आकर बने हैं तो वहां से रिवर्सल होगा, मार्केट डाउन आएगा। लॉन्ग लेग डोजी, इनके बारे में आपने पढ़ा ही था कि ये जो है मुशक्किक साहब हैं, इनडिसीजन, इनके अंदर कोई फैसला नहीं हो पाता है, इनके बाद की जो कैंडल होती है वो बताती है कि ये बुलिश है या बेरिश। कैंडल स्टिक पैटर्न प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इनसे हाई पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, बाप रे सॉरी। तो जब भी कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाए, यानी बुलिश कैंडल बना और आके सपोर्ट पे बना, तो फिर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से अप जाएगा। जब भी कैंडल स्टिक बियरिश बना और रेजिस्टेंस पर आकर बना, तो फिर यहां से बहुत ज्यादा मुमकिन है, बहुत ज्यादा इम्कान हैं कि मार्केट डाउन। समझ में आ गई बात? चौथी शक्ल है आइडेंटिफाई थ्रू ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं? ट्रेंड, अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन नीचे के स्विंग लॉस को कनेक्ट करते हैं, वो डायनेमिक सपोर्ट होता है। अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे ऐसे करके चल रही है, यूं करके यूं, तो ये जितने भी स्विंग पॉइंट्स हैं, इन स्विंग पॉइंट्स को सबको आपस में मिला देंगे,
तो ये सारे स्विंग पॉइंट जब मिलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सपोर्ट। यानी एक ट्रेंड लाइन जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो अप ट्रेंड में बनता हुआ वो ट्रेंड लाइन बता रहा है कि ये सपोर्ट एरिया है। अब मुस्तकबिल में भी इसी लाइन को प्राइस टच करेगा। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन अपर स्विंग हाईज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में तो ये था कि नीचे के स्विंग पॉइंट्स यानी सारे लॉस को मिला रहे थे, और अप ट्रेंड में क्या होगा कि अप ट्रेंड में सारे हाईज को आपस में मिलाएंगे। समझ में आ गई बात। ट्रेंड लाइन मूविंग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जो ट्रेंड लाइंस होते हैं ना, ये ट्रेंड लाइन जो लगाते हैं, चाहे सपोर्ट पे लगाए चाहे रेजिस्टेंस पे लगाएं, तो ये दिखाता है कि ये सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये बताता है गोया कि मार्केट की मूव को दिखाता है कि ये मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है। आइडेंटिफाई थ्रू मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप, ये इंडिकेटर एक होता है जिसको आप आगे चल के पढ़ेंगे। इसके जरिए से भी पता चलता है कि कभी मार्केट 50 EMA 50 पर आके सपोर्ट लेगा, कभी EMA 50 को अपना रेजिस्टेंस बनाता है, कभी 200 को अपना सपोर्ट बनाता है, कभी रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है। तो 50 EMA और 200 EMA जैसे इंडिकेटर्स मार्केट में डायनेमिक जोन्स क्रिएट करते हैं, तो इनसे भी पता चलता है कि सपोर्ट जोन क्या है और रेजिस्टेंस जोन क्या है। प्राइस अगर 50 EMA के ऊपर बाउंस करे, सपोर्ट जोन। प्राइस अगर 200 EMA के पास रिजेक्ट हो, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। ये सब चीजें इंशाल्लाह आप आगे चल के समझेंगे बहुत अच्छे से। आइडेंटिफाई यूजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम से कंफर्मेशन मिलता है कि लेवल स्ट्रॉन्ग है या फेक, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये कैसे पता चलेगा? ये हाई वॉल्यूम से। वॉल्यूम अगर अच्छा आ रहा है, बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, तो फिर सपोर्ट मजबूत है, रेजिस्टेंस मजबूत है। और अगर वॉल्यूम में दम नहीं है तो फिर उसका मतलब ये सपोर्ट पे दम नहीं है, हो सकता है मार्केट और डाउन हो। या रेजिस्टेंस अगर पर जाकर अगर वॉल्यूम नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है मार्केट अभी और ऊपर है। अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के वक्त वॉल्यूम ज्यादा है तो वैलिड ब्रेकआउट। ये देखिए, ये आपको राइट साइड में मिसाल के जरिए से दिखाया गया है कि इसमें ऐसे सपोर्ट पर आकर बाउंस हो रहा है, रेजिस्टेंस पे जाके रिजेक्ट हो रहा है, फिर आगे जाने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट वगैरह के बारे में आगे आता है। कंबाइन एवरीथिंग फॉर एक्यूरेसी। ये जितनी सारी चीजें पड़ी, इन सब चीजों को आपस में कंबाइन करिए, सब मिलाइए और मिला के देखिए, ताकि जो है अपनी एंट्री और मजबूत एंट्री बने, ठीक है। द मोर फैक्टर्स अलाइन द स्ट्रोंगर द लेवल। यानी ज्यादा चीजों का आप अगर एक साथ मिला रहे हैं तो फिर उससे लेवल के, सपोर्ट लेवल का, मजबूत लेवल का पता चले। एग्जांपल, अगर एक लेवल पे प्रीवियस स्विंग लो है, हैमर कैंडल बनी, वॉल्यूम हाई है, बस फिर ये समझ लीजिए कि बहुत पावरफुल सपोर्ट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब आपने समझ लिया तो अब इसके बाद बारी आती है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की। पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक बार जरा हम चार्ट पर देख लेते हैं। जी, अब जब चार्ट आपने ओपन कर लिया, ऐसे करके आप इसे छोटा करेंगे, स्क्रीन पर अपने सामने ज्यादा से ले आए। उसके बाद ये जो कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, प्लस तरह का जो कर्सर है, इसको आप एक जगह रखिए। स्विंग पॉइंट्स है ना, देखो ये जो स्विंग पॉइंट्स बन रहे हैं, ये जो आपने आज पढ़ा है स्विंग पॉइंट, देखिए जहां पर प्राइस आकर अपना एक कोना से हिस्सा बना, ये स्विंग पॉइंट कहलाता है। यहाँ ऊपर है, ये स्विंग कहलाएगा, ठीक है। ये स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट है। इस तरीके से अप डाउन मार्केट जहां पर भी जाके रुक रहा है, जहां से भी नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये सब के सब जो है स्विंग पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम कर्सर को जब अपने ऐसे रखते हैं तो आप कर्सर देखिए कितनी जगह पे मिला। आपको लग रहा है कि यहां से यहां तक मिल रहा है, ये सपोर्ट एरिया बनेगा, ठीक है। तो अब सपोर्ट लाइन लगाने के लिए इसकी कई
शक्लें, आप जैसे इधर लेफ्ट साइड टूल बार के अंदर जाएंगे, ट्रेंड लाइन है, आप इससे लाइन बना सकते हैं। स्विंग पॉइंट को पकड़ा, स्विंग पॉइंट के लोज को पकड़ा, लोज को पकड़ के मिला दिया, देखिए ये यहाँ पर इसका जो है सपोर्ट एरिया बना। ठीक है, एक होता है कि आप हॉरिजॉन्टल रे वाली इसी के अंदर जाएंगे यहीं पर, और ये वाले नंबर पे ये जो ब्लैक से आपको नजर आ रहा होगा, तो तो यहां पर जब आकर आप देखेंगे तो इसमें जब आप ट्रेंड लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे लाइन है, इसको लिए आपने यहाँ पर कुछ स्विंग पॉइंट्स को देखा और लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन ड्रॉ हो गई, थोड़ा इसको मोटा कर देता हूं, तो ये लाइन ड्रॉ हुई। यहां पर आपको लग रहा है कि कम पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप इसको उठा के इधर लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे स्विंग पॉइंट्स रहे हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल रे से लगाते हैं, एक ये है कि आपने डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन आती है वो ले लिया, जिसमें पूरा राइट से लेफ्ट बहुत दूर तक पूरे चार्ट पर लग जाएगा। और सपोर्ट लगाने में हमेशा इस चीज का ध्यान करना चाहिए कि कैंडल्स न कटने पाए, बिला वजह कैंडल्स की बॉडी न कटे। कैंडल्स कटने से मुराद है बॉडी न कटे। तो कहीं पर किसी सिनेरियो में आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी थोड़ा कट रही है, तो फिर वहां पर तरीका यह होता है कि आप उसके लिए रेक्टेंगल का यूज करें। इस टूल के अंदर जाएंगे, ये रेक्टेंगल है, आपने रेक्टेंगल लिया और जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, आसपास थोड़ा मोड़ा फर्क लग रहा है, तो जैसे आप यहां से यहां तक के लिए बनाए। ठीक है, तो ये दोनों तीनों तरफ आपने इतने एरिया को सिर्फ जोड़ा। जी, तो अब ये देखिए कि ये यहां पर कुछ इस जगह पर ये वाला जो एरिया है बिल्कुल सामने स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, यहां पे कैंडल्स की बॉडी कट रही थी, लिहाजा हमने उठाकर यहां पर रेक्टेंगल बना दिया और रेक्टेंगल में अब ये सारे सपोर्ट एरिया मिल गए। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सही सपोर्ट एरिया पे हमने जो है लाइन ड्रॉ किया है, सारे सपोर्ट एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसी तरीके से यहां पर आप उसी जगह देख रहे हैं, इधर भी आपने देखा कि थोड़ा छोटा मोटा हो रहा है, आपने यहां पर लेकर ड्रॉ कर दिया, ये देखिए सपोर्ट लाइन बन गई। फिर कहीं पर आपको लगाना, यहां पर लगा दीजिए, ये सपोर्ट बन गया। तो हॉरिजॉन्टल रे हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनसे आपको सब एरिया आपने रेजिस्टेंस एरिया समझ लिया, तो फिर इसी का ब्रेकआउट, इसी का ब्रेक डाउन होता है। तो अभी हम फिर से चलते हैं जी। तो जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपने समझ लिया, तो इसके बाद अगला नंबर आता है, ये भी इसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है ब्रेकआउट। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही मार्केट अगर सपोर्ट एरिया को तोड़ दे तो फिर और ज्यादा मार्केट डाउन जाने के चांस रहते हैं। तो सपोर्ट, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को भी पहचानना और जानना जरूरी है। जब भी ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर वहां पर बहुत मोहतात रहने की, बहुत होशियार रहने की जरूरत है। अगर ब्रेक डाउन हुआ है तो फिर वहां पर होशियार हो जाएं कि फिर ज्यादा फॉल आ सकता है। ब्रेक आउट हुआ है तो फिर थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करके और न्यू एंट्री बना सकते हैं। और अगर एंट्री पहले से बनी हुई है तो फिर वहां पर वेट कर सकते हैं कि जितना आपने प्रॉफिट कमाया है उससे और ऊपर प्रॉफिट मिलने के चांस है। तो अब हम ब्रेकआउट पर आते हैं। ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर उसके ऊपर या नीचे जाए। नीचे आ गया, अगर रेजिस्टेंस के नीचे आए तो इसको भी ब्रेकआउट ही बोलते हैं, लेकिन हम समझने के लिए उसको ब्रेक डाउन बोलेंगे। सपोर्ट को ब्रेक देकर ऊपर को जाए तो इसको ब्रेकआउट बोलेंगे। ठीक है, वरना नीचे को ब्रेक करे, ऊपर को ब्रेक करे, दोनों के लिए वर्ड ब्रेकआउट ही आता है। लेकिन ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन बोलकर हम दोनों में डिफरेंस करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है,
अब ये यहां पर आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि ये जो दो लाइनें खींची हुई हैं, इन दो लाइनों के बीच में प्राइस चलता रहा, चलते चलते यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देकर हल्का सा रिटेस्ट करके फिर देखिए ऐसा जूम करके भागा चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ब्रेकआउट को पहचानना, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस यानी ऊपर का लेवल को तोड़ता है तो इसका मतलब यह होता है कि बायर्स का प्रेशर अभी और ज्यादा है और उनके प्रेशर ने इस लाइन को तोड़ दिया है और प्राइस अब अभी और ऊपर जा सकता है और ऊपर जाने के उसके चांसेस हैं। सपोर्ट ब्रेकआउट, अगर प्राइस सपोर्ट यानी नीचे के लेवल को अगर तोड़ देता है तो इसका मतलब है कि सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, सेलर्स का भी प्रेशर बहुत आ रहा है और बायर्स का प्रेशर कम हो गया है, लिहाजा प्राइस अभी और नीचे जा सकता है, प्राइस के नीचे गिरने की और पॉसिबिलिटी है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है समझने की कि जब भी ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसमें हाई वॉल्यूम देखना जरूरी है। अगर वॉल्यूम है तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, चाहे वो ब्रेकआउट अप हो चाहे ब्रेकआउट डाउन हो, कोई सा भी हो, अगर वॉल्यूम हाई है, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो फिर इसका मतलब यह है कि इसमें दम खम है, ब्रेकआउट में भी दम है और ब्रेकडाउन में भी दम है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बिगिनर्स होते हैं मार्केट के अंदर आए और सही से ब्रेकआउट को वॉल्यूम के साथ देखा नहीं, बस खाली देखा ब्रेकआउट हो गया और आंख बंद करके एंट्री बना ली, फिर वहां से फिर जो फॉल आता है तो फिर बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। तो इसलिए वॉल्यूम का देखना जरूरी है। और भी कुछ चीज देखना होता है, भी बताते हैं। कंडीशंस फॉर अ वैलिड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वैलिड है कि नहीं, सही है या गलत है, क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तभी वैलिड माना जाता है जबकि कैंडल बॉडी क्लियर हो। कैंडल की जो बॉडी है पूरी, उसमें बॉडी नजर है, नहीं कि खाली लंबी लंबी विक दोनों तरफ बना दिया और लंबी सी दुम नजर आ रही, बीच में बॉडी नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो ब्रेकआउट जहां हो रहा है वहां पर कैंडल की बॉडी जो है क्लियर हो, बड़ी सी कैंडल बन रही हो, क्लोजिंग प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर हो, ठीक है। जो क्लोजिंग प्राइस है यानी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट तो दिया लेकिन खाली उसकी दुम ऊपर गई, बॉडी ऊपर नहीं गई, तब भी जो है उसमें क्लियर जो है वैलिड ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। वॉल्यूम भी हाई हो और इसी तरीके से रीटेस्ट भी हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट मकाम है, यह भी स्पेशली पूरा ये आएगा आगे चलकर, ये अभी आज ही के सेशन में आगे स्पेशली रीटेस्ट के बारे में भी आएगा। तो ये कंडीशंस अगर पाई जाएं, ये शरायत अगर पाई जाएं तो फिर ब्रेकआउट में दमखम माना जाएगा। टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के टाइप की किस्में हैं। कुछ क्या किस्में हैं? एक किस्म है जिसे हम कहते हैं ट्रू ब्रेकआउट यानी सच्चा ब्रेकआउट, ईमानदार ब्रेकआउट। इसमें क्या होता है, हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज होता है, क्लोजिंग जो होगी मार्केट की कैंडल की तो कैंडल भी बड़ी बनेगी और वॉल्यूम भी हाई होगा, कैंडल स्ट्रांग होगा, रीटेस्ट होने पर भी लेवल होल्ड करता है। और तो कितनी चीजें हो गई, हाई वॉल्यूम, कैंडल स्ट्रांग, रीटेस्ट। रिलायबल मूव कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड, यानी अगर ये सब शक्लें पाई गई तो फिर इस मूव को सच्चा माना जाएगा कि भाई ये बंदा ये सही है और यहां से अब जो है अभी मार्केट कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यूएशन के पूरे 100% चांस है। एक होता है फॉल्स ब्रेकआउट, झूठा, जिसे फेक बोलेंगे। प्राइस थोड़ा ऊपर या नीचे जाता है, प्राइस तुरंत रिवर्स हो जाता है, ऊपर जाएगा और फिर फौरन वापस। वॉल्यूम में कोई दम नहीं होता, मरियल से होते हैं। ट्रेडर्स को खाली ट्रैप किया जाता है, फंसाने के लिए होता है। ये ट्रैप मूव होता है, बिगिनर्स यहां पर लॉस करते हैं, बिगिनर्स यहां आके फंस जाते हैं, शोर मचाएंगे जोर जोर के, देखो ब्रेकआउट हो गया हो गया हो गया, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है। ट्रू ब्रेकआउट ये है कि वॉल्यूम भी अच्छा हो, कैंडल भी तगड़ी सी हो और रीटेस्ट भी हुआ हो। ये देखिए ऊपर वाली मिसाल में जो है ट्रू ब्रेकआउट की मिसाल है कि देखिए यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके प्राइस नीचे आया और जो रेजिस्टेंस लाइन थी जिसको ब्रेक किया था उसको सपोर्ट बनाया। जब सपोर्ट बना लिया तो देखिए कैसा जूम करके भागा। यहां पर इस सिनेरियो में देखेंगे तो ये ऊपर गया हल्का सा और बाकी और जो कंडीशन जो शराइत थी वो नहीं पाई गई तो मार्केट दोबारा से डाउन। तो फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट को भी पहचानना बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन टूल्स क्या है? पहले नंबर पे वॉल्यूम हो, अच्छे सब वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम आया हो,
ठीक है। दूसरे नंबर ये है कि कैंडल पैटर्न यानी स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल बने, और तीसरी चीज है रीटेस्ट। रीटेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब रीटेस्ट की बात आ गई तो इस बेचारे को क्यों छोड़े, इसको भी समझते चलते हैं। रीटेस्ट का मतलब होता है जब ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस वापस उसी लेवल पर आके टेस्ट करता है। ये अभी मैंने आपको पिछली मिसाल में दिखाया कि प्राइस जो होता है, प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, तोड़ के ऊपर गया तो फौरन जो है भागा नहीं चला जाएगा, बल्कि वहां से हल्का सा पलटेगा, पलट के उसी रेजिस्टेंस लेवल को अपना सपोर्ट बनाएगा और सपोर्ट बना के फिर जाएगा आगे। एग्जाम्पल, अगर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर गया तो वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाता है। प्राइस वापस आके उस लेवल को रीटेस्ट करेगा, उस लेवल को आके टच करेगा, टेस्ट करेगा, उसी को रीटेस्ट बोलते हैं। अगर प्राइस फिर से उस लेवल से ऊपर जाने लगे तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। इसी तरह अगर प्राइस ने नीचे के सपोर्ट को तोड़ा है, नीचे की तरफ सपोर्ट को तोड़ दे कर उधर जा रहा है, तो अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, यही सपोर्ट जो था रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन यहां पर भी प्राइस रीटेस्ट करेगा, यहां पर भी प्राइस रीटेस्ट किया तो इसका मतलब ये ब्रेकडाउन कंफर्म है, वरना वो ब्रेकडाउन झूठा भी हो सकता है। समझ में आ गई बात। इंपॉर्टेंस इन ट्रेडिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है रीटेस्ट की। ब्रेकआउट के तुरंत बाद एंट्री लेना रिस्की हो सकता है, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट में बहुत आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से ट्रेडिंग के अंदर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट एक कंफर्मेशन सिग्नल देता है, लिहाजा रीटेस्ट का वेट करें। रीटेस्ट के बाद एंट्री लेना ज्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि लेवल टेस्ट होने के बाद ट्रेंड का डायरेक्शन कंफर्म हो जाता है। ठीक है। स्टॉप लॉस आमतौर पर रीटेस्ट लेवल के थोड़ा नीचे अगर बाय ट्रेड है तो, या थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा ऊपर अगर सेल ट्रेड वाला, इसको छोड़ दीजिए, ये उसके लिए होता है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेलिंग के लिए, जो हमारे यहां जायज नहीं। सिंपल लाइन, अब सिंपल लाइन में ये सारी कहानी जो अब तक पढ़ा है उसको दो लफ्जों में समझिए। ब्रेकआउट, जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग लेवल को तोड़कर नया ट्रेंड स्टार्ट करता है, जो पुराना लेवल था उस लेवल को तोड़कर नया स्टार्ट किया तो उसे नया लेवल बनाया, तो उसे कहेंगे ब्रेकआउट। रीटेस्ट, जब ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस आकर उसी लेवल को टेस्ट करके कंफर्म करता है तो उसे बोलते हैं रीटेस्ट। अब बहुत अच्छे से आप लोग इसको ये सब समझ चुके हैं। अब हम आते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। ये समझ लीजिए कि सारा मार्केट का ज्ञान, सारे स्टॉक मार्केट का ज्ञान, सारा शेयर मार्केट का ज्ञान आपने हासिल कर लिया। कैंडल स्टिक पैटर्न समझ लिए, सपोर्ट समझ लिया, रेजिस्टेंस को समझ लिया, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, हाई वॉल्यूम, और उसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स होंगे जो आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये सब आपने जान लिया। लेकिन ये जो सबक अब आपके सामने आया है रिस्क मैनेजमेंट का, अगर आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो फिर ये समझ लीजिए कि बगैर ट्रेनिंग लिए हुए फौजी की तरह है, कि जो ट्रेनिंग लिया नहीं और मैदान में कूद पड़ा। तो रिस्क को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। रिस्क को देखो, कोई भी, जितने भी समझदार होशियार लोग होते हैं दुनिया के किसी भी फील्ड में हैं, तो सबसे पहले वो अपने रिस्क को कैलकुलेट करते हैं कि देखिए हम ये काम करने जा रहे हैं तो इसमें रिस्क कितना है। ठीक है। सारे रिस्क को कैलकुलेशन करके फिर कदम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि रिवार्ड जो है ना वो तो आपका है ही। जो भी रिवार्ड है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी खेल खेल रहे हैं, कोई भी काम दुनिया का कर रहे हैं, तो उसमें तो रिवार्ड है ही। रिवार्ड आपका कौन लेकर जाएगा, लेकिन उसका जो मनफी पहलू होता है ना, डॉक्टर भी कहता है कि देखो इसका साइड इफेक्ट ये है, जो मेडिसिन देगा ना तो बताएगा इसका साइड इफेक्ट ये है, तो उस साइड इफेक्ट को पहले से ही कवर अप करने के लिए एक मेडिसिन आगे बढ़ा देते हैं। पता चला कि खाली नजला है और नजले में गए 3 गोली लिख दी। अब आमतौर पर लोग नाराज होते हैं कि यार डॉक्टर जी, ये डॉक्टर अजीब है, 3 गोली लिखता है। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि भाई नजले के लिए जो एक मेडिसिन है काम तो वही करेगी, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उन साइड इफेक्ट्स को तोड़ने वाली ये बाकी मेडिसिन हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट, यहां पर रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करना, इसको का कैलकुलेशन पहले करके मार्केट में एंट्री लेना एक समझदार ट्रेडर की पहचान है। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। अपना कैपिटल यानी जो आप पैसा लेकर आए मार्केट में, जिसे सरमाया हम कहेंगे। कैपिटल का मतलब होता है तो जो भी हमारा और आपका सरमाया है जिसको लेकर हम मार्केट के अंदर आए हैं,
तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना, उसको बचाना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास सरमाया है तो आज नहीं तो कल फिर कमा लेंगे, लेकिन आज ही आंख बंद करके कूद पड़े, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, तो हर कोई अगर आतिशे इश्क में कूदने लगा तो सब कोई ऐसा नहीं कि जो वहां बच जाए, वहां पर तो खुदाई ताकत है जो अपने नबी की हिफाजत कर रहा है। हर कोई जाके कूदने लगा ना तो पता चला जल के खाक हो जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने कैपिटल की हिफाजत करना, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और हर ट्रेड में अपने लॉस को कंट्रोल करना। क्योंकि देखो, जो शेयर मार्केट है या दुनिया की कोई भी बिजनेस है, कोई भी तिजारत आप करते हैं, हर तिजारत के अंदर लॉस और प्रॉफिट दोनों हैं। तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और अपने लॉस को मिनिमाइज करना, यह सबसे ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने एक दुकान खोली और दुकान के अंदर वो माल भरे चले गए जो उस मार्केट में बिकता ही नहीं, तो पता चलेगा कि आप सिर्फ लॉस में रहेंगे, रिवार्ड में नहीं जाएंगे। तो जहां है, जिस एरिया में है, जिस मार्केट के अंदर है, वहां के टेस्ट को पहचानना, वहां के कस्टमर्स को पहचानना कि यहां पर ये माल बिकेगा, ये माल चलेगा, फिर उसी माल को अपनी दुकान के अंदर लाना। फिर भी जब छाटा छटाया माल ले आते हैं ना, तब भी उसमें सिर्फ 60 से 70% बिकता है, 20-30% सिर्फ बेकार जाता है, जिसको बाद में सेल के नाम पर जो है सस्ते दामों में बेचना पड़ता है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क भी है, रिवार्ड भी है। रिवार्ड तो लेना है, लेकिन रिस्क से बचना रिवार्ड लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम चलते हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है मेरी ये बात ना समझ में आए कि रिस्क को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। वो जब पता चलेगा ना, जब पोर्टफोलियो लाल लाल दिखेगा ना, तब समझ में आएगा, हमारी बात तब समझ में आएगी। इस बात को अच्छे से लिख के रख लिएगा कि हम रिस्क को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। ये एक सिस्टम है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? ये एक सिस्टम है जिसमें आप पहले डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा रिस्क करना है। हमने जो पैसा लगाया है उसमें से हम कितने में बर्दाश्त करेंगे, कितना पैसा हम जो है अपना डुबाएंगे। मतलब क्या मतलब डुबाने का? कि अगर हमारा वो पैसा डूबता है तो हमको जो है अटैक ना पड़े, आईसीयू ना जाना पड़े। समझ में आई बात? इसकी मिसाल मैं अक्सर यूं देता हूं कि आप यूं समझिए कि उतना लॉस बर्दाश्त करना है जितना यू अपने दोस्तों में चाय में उड़ा देते हैं। तो जैसे चाय में दोस्तों को पिला के चाय में उड़ा दिया पैसा, तो उसका कभी अफसोस नहीं होता कि हमारा 100 रुपया आज खर्चा हो गया। तो ऐसे ही रिस्क को मैनेज करना कि अगर 100 रुपये का लॉस हो गया तो उसके बाद हम आगे फिर उस ट्रेड में नहीं रुकेंगे, उसको सेल आउट करके वहां से निकल जाएंगे, फिर अगले में इंशाल्लाह कमाएंगे। ठीक है नहीं भाई? हमारे लिए तो इतना बड़ा, अभी जब आगे के सेशंस होंगे ना, नेक्स्ट वीक या हो सकता है कल कमिंग संडे में हो, तो इसमें जब आपको बताए जाएंगे बड़े बड़े जो हमारे वो हैं सेटअप्स हैं, आपको बताया जाएगा उसमें एक हाइपरसोनिक बूम। जब आप उस बूम के अंदर आएंगे तो पता चलेगा कि उस बूम से कितना कमा सकते हैं, लेकिन साथ में लॉस को स्टॉप करते हुए चलना। तो पहली चीज क्या है? कितना रिस्क करना है, कितना पैसा आप रिस्क कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां लगाना है, पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, कैसे हमको पोजीशनिंग करनी है, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होगा। ये एक सिस्टम है, इसको समझना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। ये देखिए, इन्होंने जो है साहब ने आपको एक घड़ी दे दी है कि इस घड़ी को ले लीजिए और इससे अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके चलिए पहले दिन से। अभी सब इंशाल्लाह जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं या इस ग्रुप में जितने लोग हैं, ये सब लोग इंशाल्लाह मार्केट के अंदर कदम रखेंगे, सब फटाफट अपने पोर्टफोलियो के अंदर माल बटोरना शुरू करेंगे। तो उससे पहले इस घड़ी को सब लोग अपने पास रख लिए और इसमें कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना कितना रिस्क रखना है और कितना रिवार्ड रखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बुनियादी उसूल क्या हैं, इसके अहम रूल्स क्या हैं, उसको समझते हैं। पहला नंबर है कैपिटल प्रिजर्वेशन। कैपिटल तो हमने पहले बता दिया, सरमाया। तो अपने सरमाया को महफूज करना कैसे? सबसे पहला रूल है अपना कैपिटल सेव करें। ठीक, क्या मतलब? मतलब यह है कि जब अगर हम पूछें किसी से, अगर पूछा जाए कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, तो लोग कहते हैं कमाना। ठीक, लेकिन एक समझदार आदमी बोलेगा कि कैपिटल को बचाना। तो कमा तो लेंगे ना जब कैपिटल होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? जब आप स्टॉक्स पे नजर डालेंगे, और कई बार ऐसा होगा कि जब आप एक स्टॉक को लेकर खरीद कर बैठ गए, फिर उसके बाद आप सोचेंगे लाओ कुछ और चार्ट देखें, फिर अब जब दूसरा चार्ट देखेंगे तो वो देखेंगे कि यार ये वाला चार्ट तो और अच्छा है,
फिर अब आदमी वहां पर पछताता है। जैसे हमने पहले बहुत सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि काश थोड़ा सा और रुक जाते तो और अच्छा मॉडल मिल जाता। तो जब अगला चार्ट देखेंगे तो लगे, तो इसी वजह से कैपिटल को बचाते चलें, कमाने को तो बहुत मौके आएंगे इंशाल्लाह। हर ट्रेड में आपको यह सोचना चाहिए कि लॉस हुआ तो कितना होगा, कितना लॉस बर्दाश्त करेंगे और क्या वो मैनेजेबल है, यानी जो लॉस हो रहा है क्या। अब जैसे एक साहब एक दिन अभी बताने लगे, लास्ट वीक की बात है, कि एक स्टॉक में 10,000 रुपए डाले और वो लॉस आते आते इतना लॉस आ गया कि सिर्फ 1,500 रुपए बचे। तो इतना ज्यादा लॉस थोड़ी बर्दाश्त करना है, लॉस उतना बर्दाश्त करें कि जो कैप्सूल की तरह से निकलना आसान हो। नॉर्मली एक ट्रेड में देखिए, अब यहां से एक एक बात आपकी स्टार्ट हुई कि रिस्क हमें क्या रखना है। नॉर्मली एक ट्रेड में सिर्फ 1% या 2% का रिस्क रखा जाता है, ठीक। 1% रखें, 2% रखें या ज्यादा से ज्यादा 3% रखें, उससे ज्यादा लॉस नहीं रखना। इतना लॉस हो गया तो उसको सेल करके निकल जाए। फिर बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे, रोजाना 50 से ज्यादा स्टॉक्स हाइपरसोनिक के अंदर आते हैं, वो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। वो उंगली पकड़ के आपको चलाएंगे, कमवाएंगे, बहुत कुछ कमाने का मौका देंगे। तो पहला की प्रिंसिपल पॉइंट जो था वो था कैपिटल प्रिजर्वेशन, ठीक है। नंबर 2 पे है स्टॉप लॉस, ठीक। स्टॉप का मतलब होता है रोको, रोको, किफ, और लॉस का मतलब है नुकसान, तो अपने नुकसान को रोको। स्टॉप लॉस का मतलब है कि एक प्री डिसाइडेड पॉइंट जहां आप अपना लॉस कट कर देंगे, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा इलाका जहां पर आपने तय कर लिया कि मैं बस, जैसे मिसाल के तौर पर मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रही थी, इस वाले पॉइंट पे आपने एंट्री बनाई, ठीक है। तो अब आपने इस वाले एंट्री पॉइंट को बनाकर आप यहां पर बैठ गए और उसके बाद एक स्टॉप लॉस तय किया, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन को स्टॉप लॉस बनाया। अब मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे आ गई और यहां तक आ गई, ठीक। यहां तक आ गई तो अब आप सोचोगे कि निकल जाएं, लेकिन नहीं, अभी नहीं निकलना। क्यों? क्यों स्टॉप लॉस नीचे रखा है। अब ये थोड़ा यहां तक आया, यहां तक आया, इस लाइन को बिल्कुल पूरा टच नहीं किया, डराया और फिर ऊपर जाके ऐसे करके भाग गया। तो ये जो वाली लाइन थी बिल्कुल नीचे वाली, ये जो स्टॉप लॉस आपने लगाया था यहां तक रखना था। अगर इसको तोड़ के खुदा न खाता यहां इसके नीचे निकलता तो फिर हमें बेच के निकल जाना था। लेकिन जब नीचे वाली लाइन हमारे स्टॉप लॉस की लाइन तक को टच किया और टच करके ऊपर भाग गया, तो अब ऊपर जाके जो रेजिस्टेंस हमने तय किया था यहां पर हम बेच के निकल जाएंगे, यहां तक हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो स्टॉप लॉस का मतलब यह होता है कि एक प्री डिसाइडेड, एक वो एरिया, वो पॉइंट जहां हमने डिसाइड कर रखा है कि हमें यहां तक नुकसान लेना है, इसके आगे नुकसान नहीं लेना। अगर स्टॉक उल्टा चल जाए तो स्टॉप लॉस आपको बड़े लॉस से बचाता है। स्टॉप लॉस का फायदा यह होता है, स्टॉप लॉस को भी हम एक तरह से इसको प्रॉफिट कहते हैं। क्या मतलब कि जब आपने पहले ही तय कर लिया कि जिस स्टॉक में हम एंट्री ले रहे हैं उसमें सिर्फ 2% का लॉस लेंगे, तो जब स्टॉक डाउन जाने लगा, हमारी एनालिसिस थी कि ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर ना जाके कुछ भी अनहोनी हुई और मार्केट डाउन आ गई, स्टॉक डाउन जाने लगा, तो 2% का लॉस होते ही उसको बेच के निकल जाएंगे। उसके बाद दूसरा मौका मिलेगा, टाइम भी बचेगा, मौका भी मिलेगा, अगले स्टॉक में एंट्री लेंगे और उसमें 10% का प्रॉफिट ले लेंगे इंशाल्लाह। ये 2% का लॉस हमारा कवर हो जाएगा, 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करना एक तरह से कार बिना ब्रेक के चलाना है। अब कोई बहादुर ऐसा हो कहता हो कि भाई मैं कार को चलाऊंगा, ब्रेक उसमें हो ना हो चलाता रहूंगा, जब रोकने की जरूरत पड़ेगी तो मैं कार के दरवाजा खोल के अपने जमीन को पकड़ के रोक लूंगा, तो वो अलग बात है, ऐसे बहादुर हो, वरना ब्रेक के बगैर कार नहीं चला करती। अब रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए, यानी प्रॉफिट हम लेंगे तो कितना लेंगे। रिवार्ड का मतलब होता है प्रॉफिट, इनाम, और रिस्क का मतलब होता है नुकसान। तो रिवार्ड लेंगे, प्रॉफिट लेंगे तो कितना लेंगे, और रिस्क लेंगे तो कितना लेंगे। ये रेशियो बताता है कि रिस्क के बदले में रिवार्ड कितना होना चाहिए। आइडियल रिस्क रिवार्ड जो होता है 1:2 या 1:3 का माना जाता है। क्या मतलब 1:2 का मतलब ये है कि 10% मसलन हम अगर किसी स्टॉक में अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो 5% हम उसमें लॉस बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। या ये कि 5% वाला जमाना चला गया, अब इतना कहां बहादुरी रही इतना ज्यादा नुकसान उठाने के, तो बोलते हैं कि भाई हम 10% का तो प्रॉफिट लेंगे और
3% का 1:3, यानी जब 10 का तिहाई हिस्सा करेंगे तो 3% बनेगा, 3% का हम लॉस रखेंगे। ये होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो, जो पहले दिन ही आपको तय करना है। अब पहले दिन आपने जब एंट्री लेना शुरू किया तो एंट्री लेने से पहले सारा कैलकुलेशन निकालेंगे कि कितने रुपए पे हम एंट्री ले रहे हैं। एंट्री के बाद 10% ये भागेगा तो कितना जाएगा, उतना पहले ही तय कर लिया कि ये हमारा टारगेट। डाउन जाएगा तो कितना डाउन में हम बर्दाश्त करेंगे, उसको तय कर लिया कि हमारा स्टॉप लॉस। तीनों चीजें तय करने के बाद फिर मार्केट में एंट्री बनाएंगे। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आइडियल जो होता है 1:2 या 1:3। बेहतर है कि 1:3 को फॉलो कीजिए, 1:2 तो बहुत हो जाएगा। 5% का लॉस कहां लेंगे, 3% का लॉस बहुत है। ठीक है, हमारे एमएस भाई कहते हैं कि सिर्फ 2% का लॉस लीजिए। 2% लॉस के बाद 2 से आगे गया बस तुरंत खैराबाद कह दीजिए, उसे निकल जाइए। मतलब अगर 1000 रिस्क कर रहे हैं तो 2000 या 3000 का नफा। 1000 का 1:2 यानी आधा करेंगे, सॉरी 1000 का दुगना करेंगे तो 2000 होगा, 1000 का 3 गुना करेंगे तो 3000 होगा। मसलन 1 लाख का कैपिटल है, उसमें 1000 लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं तो 3000 का प्रॉफिट हम अपना तय करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता 1 लाख हमने एक स्टॉक में लगाया और मार्केट डाउन जाने लगी तो हम 1000 रुपए उसमें नुकसान बर्दाश्त करेंगे, और अगर मार्केट अप जाती है तो 3000 रुपए तक का हम प्रॉफिट देखेंगे, 3000 रुपए प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ये एक समझाने के लिए है भाई फिगर, एक बात याद रखिएगा, ये समझाने के लिए एक फिगर है। इंपॉर्टेंट चीज है 1:3 वाला रूल रखिए। और अगर आप यहीं पर जुड़े हुए हैं और आगे चल के हाइपरसोनिक के अगर फायदे उठाना चाहते हैं तो फिर सीधा ये वाला टारगेट रखिए 2%, सिर्फ 2% लॉस लेना, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एक चीज और आती है डाइवर्सिफिकेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो इससे भी इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। क्या मतलब है कि जितना कैपिटल आपके पास है एक साथ उठा के सारा एक ही जगह नहीं लगा देना। मिसाल के तौर पर 50,000 रुपए लेकर आए कि हम 50,000 रुपए से काम स्टार्ट करेंगे, या 50,000 छोड़िए मैं और नीचे आता हूं। मान लीजिए हमने ये इरादा किया कि 10,000, मैं अपनी बात बताऊं अगर तो 2022 में 250 रुपए से मैंने जो है स्टार्ट किया था, मार्केट जो स्टार्ट किया था 250 रुपए से। तो ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे, हर एक की अपनी अपनी ताकत होती है, अपने हिसाब से इंसान शुरू करता है। तो मान लीजिए 10,000 रुपए लेकर आए कि 10,000 रुपए से हमें स्टॉक मार्केट करना है, तो उस 10,000 को एक ही स्टॉक में एक साथ नहीं लगा देना, उसको 2 जगह मसलन बांट दें। एक स्टॉक किसी सेक्टर का ले लिया, एक स्टॉक किसी सेक्टर का ले लिया कि एक सेक्टर ना चलेगा दूसरा तो चलेगा। एक में मान लीजिए 2% का लॉस लिया और लॉस लेकर निकल गए, दूसरा वाला चला उसमें 10% का प्रॉफिट लिया। एट अ टाइम आप 2 स्टॉक बेच रहे हैं, एक में 2% लॉस, एक में 10% प्रॉफिट, तब भी 8% के प्रॉफिट में हैं आप। इंपॉर्टेंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देख लीजिए। इमोशनल को कंट्रोल करना है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, इस पर तफसीली बहुत डिटेल्स में इंशाल्लाह इस पर सेशन होंगे। मोहसिन भाई या एमएस भाई आपका सेशन लेंगे और वो आपको ये सब चीजें बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, इमोशंस पे कंट्रोल करना है। ठीक है, ना डर में आना है ना लालच में। डर में क्या होता है कि कई बार एंट्री लेते हैं, जैसे एंट्री लिया थोड़ा से मार्केट ऊपर गया, उसके बाद डाउन आने लगा तो डर जाते हैं फौरन, करे यार डाउन आ गया, निकलो निकलो निकलो। पता चला जैसे निकले वो यूं करके झूम, अब उसके बाद यहां से बैठ के जो है देखते रहते हैं बंदर की तरह से, यार ये तो मेरे हाथ आया ही नहीं। इसी तरीके से लालच में नहीं पड़ना, ग्रीड में नहीं पड़ना कि जहां पर देखना था यहां एंट्री ले लेना था, एंट्री यहां ले नहीं पाए। जब ये ऊपर को ऐसे भाग गया तब लालच आ रही कि यार इसको ले लें तो बहुत भाग गया, और यहां आके खरीदते हैं। तो ये वाली लालच भी बहुत बुरी बला है। यहां खरीदने का मतलब ये है कि आप दोबारा यहां नजर आएंगे, यहां पड़े हुए होंगे बिस्तर पे। तो इसलिए न फियर में पड़ना, न डर में, न लालच में। स्टॉक मार्केट डर वालों का काम नहीं है, स्टॉक मार्केट लालच वालों का काम नहीं है। कैपिटल अपना बचा के रखना है, कैपिटल हमेशा बचाते चलें, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। तीसरी जैसे कंसिस्टेंसी बताता है, प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस के ऊपर बिल्ड होते हैं, यानी छोटे छोटे प्रॉफिट लें, छोटे छोटे लॉस लें, बहुत ज्यादा के चक्कर में न पड़े, और एक लगातार एक काम को करते रहें। ऐसा नहीं है कि एक महीने में 2 दिन ट्रेडिंग कर ली, उसके बाद 28 दिन बैठ के सो रहे हैं, उसकी चाय पी रहे हैं, खत्म कर रहे हैं कि भैया बहुत कमा लिया, चलो पहले चाय पी के खत्म कर दे, फिर उसके बाद दोबारा आएंगे काम करने। तो ऐसा नहीं है, एक अपना
रफ्ता रफ्ता कछुए के चाल से चलिए। कछुए के चाल से जब चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो अभी 100-200 रुपए लेकर मार्केट में आए हैं वो इंशाल्लाह सीआर के अंदर बैठे होंगे। प्रोफेशनल ट्रेडिंग डिसिप्लिन डेवलप करता है। सिंपल थॉट, ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं है, प्रॉफिट बचाना और कैपिटल को सेफ रखना सबसे बड़ी स्किल है। लीजिए वही बात आ गई जो मैं आपको कहना चाह रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आज के सेशन में आई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे सबसे ज्यादा काम करना है, आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह प्रॉफिट मिलेगा, बहुत मजा मिलेगा। एक चीज मिसाल के तौर पर मैं आपको यहां बताता हूं कि जैसे आप अभी, चूंकि आज से जो आपको प्रैक्टिस करना है वो यूं प्रैक्टिस करना है, लाइक आप ये मानिए कि ये वाला जो एरिया है ये अभी करंट एरिया है, ठीक है। हम इसको मानते हैं कि ये करंट मार्केट चल रही है, यानी आज की मार्केट आप इसको समझिए, जैसे ये समझिए ये वाला एरिया आज की मार्केट है। तो अब हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस हमने कि भाई हम देख रहे हैं प्राइस सपोर्ट पे मसलन आया, ये हम देख रहे हैं, देखिए ये आया सपोर्ट पे प्राइस आया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई कैंडल ऐसी बुलिश नजर आ रही है, नहीं आ रही नजर, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। देखिए ये वाली तो वो है बुलिश है, इसके बराबर वाली ये वाली बुलिश मारूबुजू है, ठीक है। और एक एतबार से अगर देखें तो गैप अप ओपन हुआ है, तो गैप अप जब ओपन होती है तो पूरी नीचे मानी जाती है, यानी रेड वाली कैंडल का जो क्लोज है वो इस यहाँ पर, ये जो ब्लैक लाइन लगा हूं यहाँ, ठीक। अगले दिन मार्केट गैप के साथ ओपन हुई और ऊपर को भागे चली गई, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन से लेकर यहां तक ये पूरा जो है बुलिश कैंडल मानी जाएगी। तो ये बन गई मारूबुजू। अब इस मारूबुजू के ऊपर इसके टॉप पे हमने यहां पर एंट्री ली, ठीक, एंट्री ले लिया। तो अब हम पर कैसे काउंट करेंगे कि जैसे हम ये लाइन लगा रहे हैं तो इधर हमें राइट साइड पे ब्लैक से लिखा हुआ आ रहा है 19,135 रुपये, ठीक। 19,135 के बाद हम यहां पर इधर से इस वाले एरिया में जाएंगे टूल बार में, तो यहां पर आ रहा है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज को लिया और जहां हम एंट्री ले रहे हैं उसी पर रखकर इसको ऊपर को खींचेंगे, ठीक है। 10% का ये तो देखिए मैं इस वक्त वो इंडेक्स खोला हुआ आने को, इसको ऐसे ऊपर तक खींचते चले जाइए 10% जहां हो जाए, बड़ा लंबा जाएगा 10%। ये आप स्टॉक के हिसाब से लेंगे, स्टॉक में इतना नहीं होगा, ठीक है, समझाने के लिए मैं यही बता रहा हूं। अब ये देखिए इस एरिया पे ये 10%, यहां पे देखिए आपको 10% दिख रहा है, तो इस पर जब हम कर्सर रखते हैं और अब राइट साइड में देखिए तो दिखा रहा है 21,053 रुपये, ठीक है, 21,053 रुपीज, ठीक है। तो ये 10%, यानी हमने जो एंट्री ली है वो 19,135 रुपीज, ठीक है, इस पे एंट्री ली और 10% जो बन रहा है वो 21,053 रुपीज, 10,053 रुपए बन रहा है। 19,135 पे एंट्री लिया और यहां से 3% या 2% का मान लीजिए हमने लॉस लिया, फिर इसी वाले टूल को हम नहीं पर दोबारा रखेंगे और इसको डाउन को खींचेंगे नीचे की तरफ को। आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे, ये यहाँ पर ब्रैकेट में देख रहे हैं 2%, इसके बिल्कुल सिरे पे हम रखते हैं तो राइट साइड में देखिए दिखा रहा है 18,741 रुपए, ठीक है, 18,741 रुपीज। ये हमने यहाँ पर तय कर लिया कि हमारा स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री हो गई हमारी 19,135 और टारगेट हो गया हमारा 21,050 रुपये। इस तरीके से हमने बना लिया। अब इसको हम पेपर ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फ्रंट पेज के नाम से एक एप्लीकेशन आता है मोबाइल में, उसमें जाकर इस तरीके से एक एक स्टॉक पे एनालिसिस करके उस पे पूरा सब कुछ एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट या क्या नाम है स्टॉप लॉस पॉइंट सारे पॉइंट लिखें और लिख के फिर फ्रंट पेज में खरीद फरोख्त करें, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना देखो बहुत जरूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परेशान रहेंगे। डायरेक्ट अगर आप आए और आंख बंद करके आपने खरीदो फरोख्त स्टार्ट कर दिया, आपके आसपास कोई है नहीं जो आपको बता सके, आपको गाइडेंस अगर नहीं मिल रही है तो फिर थोड़े नफा के चक्कर में बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए पहले इसको अच्छे प्रैक्टिस करें, फ्रंट पेज पर जाकर स्टॉक लें, खरीदें बेचें और अपने ग्रुप पर आप सेंड करें, जो आपका ग्रुप है ITG एकेडमी, उस पर आप भेजेंगे।
तो इंशाअल्लाह ये बहुत आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, यहां से आप अच्छा सीखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, उम्मीद है कि सब लोग इस पर अमल करेंगे। अभी तक तो क्या नाम है, प्रैक्टिस करने में तो बहुत कोताही की सबने, लेकिन अब से ये समझ लीजिए मार्केट में प्रैक्टिस का सारा काम है। अब अगर आपने प्रैक्टिस की तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर अल्लाह ही मालिक है, फिर हम कुछ इस बारे में कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। ठीक है, लास्ट में जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनल जज़ा।